हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2022 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए। पहला प्रश्न देखते हैं, डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर क्या है? डीसी और जो एसी जनरेटर है, जनरेटर का यूज किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी बिजली उत्पन्न के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें जो मुख्य अंतर है दोस्तों क्या होता है, जो डीसी जनरेटर होता है इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्थायी चुंबक हम इसमें क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जो एसी जो जनरेटर होता है उसमें हम विद्युत चुंबक का हम क्या करते हैं? इसमें इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में कौन सी करंट होती है? एसी करंट होती है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और एक होती है डीसी करंट। जो एसी होती है दोस्तों ये क्या करती है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जो डीसी है ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। जो अल्टरनेटिव जो करंट होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों कितनी होती है? 50 हर्ट्ज इसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। जो डीसी के जनरेटर होते हैं इसमें स्थायी चुंबक यूज किया जाता है, एसी में विद्युत चुंबक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायग्राम से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। नेफ्रॉन का ये क्या है? नेफ्रॉन का डायग्राम दिया गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाता है। आपको एक भाग का नाम बताना है। इसमें आपको बताना है कि निम्नांकित आकृति मानव के वृक्क का नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? यानी संग्रह नलिका कौन सा है? तो जो लंबे वाला भाग होता है दोस्तों ये क्या होती है? संग्रह नलिका होता है। यानी ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, संग्रह नलिका। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सी वाला जो ऑप्शन सी है, जो ये सी वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं, ये एक प्रकार की नलिका होती है, यानी कि ट्यूब होती है। ठीक है। और जो बी होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है। जो बी वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड को यहाँ पे क्या होता है? छानते। जो किडनी में जो ब्लड आता है ना वो यहाँ से सीधा इसमें जाता है, वो किसको क्या करता है? छानता है। ठीक है। और जो डी वाला भाग है ये क्या होगी? वृक्क, यानी कि किडनी धमनी, यानी कि वृक्क धमनी। ठीक है, क्या होंगे? वृक्क धमनी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो लंबे वाला जो ये होता है, ये वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? संग्रह नलिका बोलते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एचआईवी एड्स विषाणु द्वारा जो फैलता है इसका संक्रमण किससे नहीं हो सकता? संक्रमण चार ऑप्शन दिए गए। हाथ मिलाने से संक्रमण होता है, स्तनपान से। तो इसका जो सही आंसर है हाथ मिलाने। ठीक है दोस्तों, छूने से एचआईवी एड्स नहीं होता है। ठीक है, एचआईवी एड्स छूने से नहीं होता है। हाँ, इससे हो सकता है, स्तनपान से हो सकता है, यौन संपर्क से हो सकता है, रक्त आदान से, यानी आप ब्लड डोनेट करते हैं, यानी यदि किसी में एचआईवी कोई पॉजिटिव है जो ब्लड डोनेट करता है तो फिर हो सकता है, लेकिन छूने से नहीं होता है। ठीक है। इसका एक टेस्ट होता है दोस्तों, एचआईवी के लिए एक टेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट इसको बोलते हैं। एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेट। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो कोशिका झिल्ली में गैसों का आदान प्रदान किस प्रोसेस के द्वारा होता है दोस्तों? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है विसरण, यानी कि डिफ्यूजन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण क्या होती है? जो गैसें होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करती है? मतलब विसरण करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ के वंशानुगत होते हैं। ठीक है, क्या ये सही है गलत है? दोस्तों जो ऑप्शन ए है ये क्या है? गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए जो माता के पास कौन से गुणसूत्र होते हैं? माता के पास एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और फादर के पास क्या होते हैं? फादर के पास कौन से होते हैं? एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सभी जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? फादर के द्वारा ही क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। यानी कि कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसके गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है? फादर के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए एक्स 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 यदि माता के एक्स गुणसूत्र और पिता के एक्स गुणसूत्र आएंगे तो क्या बनेगा? लड़की लड़की जन्म होगी। ठीक है, लड़की का जन्म होगा। यदि मान लीजिए फादर का वाई गुणसूत्र और माता के पास तो सेम ही एक्स ही गुणसूत्र रहेंगे, तो एक्स और वाई से क्या बनेगा? एक्स और वाई से बॉयज बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है? एकदम से मतलब एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, जो मानव जो गुणसूत्र होते हैं युग्मित नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। मानव जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों ये युग्मित नहीं होते हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं? 40 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। अब कुछ प्राणी जैसे घोंगा होता है दोस्तों, ये क्या कर सकता है? लिंग परिवर्तन कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, घोंगा क्या है? लिंग परिवर्तन कर सकता है। और देखिए ऑप्शन 4 है, लिंग
विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ये भी एकदम सही है दोस्तों। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो लिंग होता है दोस्तों वो क्या है, जैसे कछुआ है, तो उसका जो लिंग निर्धारण हो, कछुआ का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, टेम्परेचर के द्वारा। यदि 25 डिग्री के आसपास सेल्सियस टेम्परेचर रहता है ना, तो क्या होता है, वो इससे कम रहता है तो नर बनता है, इससे ज्यादा रहेगा तो मादा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 2, 3 और 4 ऑप्शन सही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट, ये क्या है, गलत है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ठीक है, किसकी बात हो रही है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान कौन क्रमशः एनोड और कैथोड पर इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों क्या बोला गया है कि इसमें 2NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे की जाती है, इसका जल अपघटन किया जाता है, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, इसमें क्लोरीन गैस बनेगी, और कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जो क्लोरीन गैस होती है दोस्तों, ये किस कहाँ पे बनती है, एनोड में। ठीक है, एनोड में क्लोरीन बनेगी, और हाइड्रोजन कहाँ बनेगी, कैथोड में बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन कैथोड में बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4, यानी कि एनोड में क्या रहेगी, क्लोरीन गैस बनेगी, और कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, आकाश देखिए प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कम, इसमें देखिए पूरा एकदम डीपली क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखिए क्या पूछा है कि उच्च तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं ये गलत है, कम तरंग दैर्घ्य, जो कम तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश होता है ना, उसके प्रकीर्णन के कारण ही आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन के और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे सन होता है, सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय सन क्या होता है, एकदम लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको किसके कारण होता है, ये भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता, जो छोटे जो अत्यंत सूक्ष्म जो कण होते हैं ना, वो उनमें क्या होता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन उनमें सबसे ज्यादा होता है। जो अत्यंत जो सूक्ष्म जो कण होते हैं उनमें नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, किसने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी, हेनरी मोजले ने। ठीक है, किसी समूह के नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। जब आप समूह में नीचे की ओर आते हैं ना, तो क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि जो शेल होते हैं ना, जो कोश होते हैं ना, जो कक्षक होते हैं ना, उनके बीच क्या होता है, जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि कोशों की संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, कोशों की संख्या बढ़ जाती है, और धात्विक गुण होता है वो भी क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ जाता है, और संयोजकता दोस्तों क्या होती है, ये घट जाती है, बढ़ती नहीं है, संयोजकता घट जाती है। और क्या होता है दोस्तों, इसमें आवेश भी घट जाता है, यानी जो नाभिकीय आवेश होता है ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी घट जाता है। अगर आप आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अधात्विक गुण बढ़ते हैं। ठीक है, कोशों की संख्या घटती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को खोने की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स से मतलब कनेक्टेड होती है, जो बनी होती है, जो हड्डी किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, स्नायु। ठीक है, स्नायु हड्डी को हड्डी से, जिसे हम लिगामेंट भी बोलते हैं। और मांसपेशी जो मसल होती है, मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है, उसको बोलते हैं हम टंडन, यानी कि कंडरा भी उसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं आपको सारा का सारा जितने क्वेश्चन है सेट वाइज बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या बोला कि मान लीजिए कि किसी परिपथ में 220 वोल्टेज विद्युत आपूर्ति वाली लाइन पर कई विद्युत लैंपों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, और बल्बों की रेटिंग क्या है, 20 वाट है। ठीक है, निर्देशित शक्ति P दे रखा है 20 वाट। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पियर है और 220 वोल्टेज लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित किए जाने वाले लैंपों की कुल संख्या हमें इसमें ज्ञात करनी है। आपको मैं इसको बड़ी स्क्रीन में बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, P दे रखा कितना, यहाँ पे 20 वाट दे रखा है P। ठीक है, करंट 10 एम्पियर दे रखा है, वोल्टेज 220 दे रखा है। हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, VI होता है। ठीक है, और ओम के नियम से मतलब जब हम इनके जो रिलेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर R होता है। ठीक है,
वी स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर दोस्तों हो जाएगा पे पी आर बराबर होगा वी स्क्वायर अपॉन पी। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। इस फॉर्मूले से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आर की वैल्यू आ जाएगी 2420 ओम। ठीक है, 2420 ओम आर की वैल्यू है। अब ये जो आर है ना, ये किसमें, श्रेणी क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में। तो 1/rp कितना आ जाएगा, 1/rp आ जाएगा आपका कितना, 2420 अपॉन एन, क्योंकि एन बल्ब है, हमें पता नहीं कितने बल्ब है। और जो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है, 2420 जो दोस्तों जो ये प्रतिरोध है, ये किसके बराबर हो जाएगी, वी अपॉन आई के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगी, वी अपॉन आई के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो v की वैल्यू रखेंगे और i की वैल्यू रखेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। इसमें क्या हो जाएगी, 110 लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। ठीक है, इसमें बताया गया कि दी गई अभिक्रिया के लिए सही अभिक्रिया परिस्थितियों का चयन कीजिए। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरत होता है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधे जो क्या करते हैं, जो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो किसमें स्टोर होता है, ये किसमें स्टोर होता है, स्टार्च में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है, स्टार्च में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान निकालना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आर दे रखा है इसमें 10 ओम, कितना ओम दे रखा है, आर 10 ओम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 300 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और आई एम्पियर कितना दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आई स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 10 इंटू 300। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 75। ठीक है, 3 जीरो लगा लो, और इसको मतलब साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, अक्सर हम मात्रक से भी कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रो आर एल ए, इनके बीच संबंध बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनके बीच देखिए संबंध दोस्तों क्या है, इनके बीच में मैं आपको बताता हूँ। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू, आर बराबर है, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा गलत है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालेंगे। रो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा दोस्तों, आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आर इंटू आर बराबर, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है, क्या आ जाएगा, रो बराबर आर ए अपॉन एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है। कौन सा पार्ट सिर्फ पादपों में पाया जाता है दोस्तों, प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि क्रिएचर में नहीं पाया जाता ये। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, यानी कि जो लवक होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये दोस्तों 3 टाइप होते हैं इनके। ठीक है, इनके दोस्तों क्या होता है, जो जो लवक होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ग्लूकोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन होता है। ठीक है, जो लाइसोसोम होता है इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद के रूप में विकसित है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, भ्रूण, जो भ्रूण होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, बीज है, जो बीज से क्या बनेगा, भ्रूण बनता है, भ्रूण से क्या होता है, नवोद्भिद बनता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्धन डैश की इकाई है, यानी कि आवर्धन की इकाई क्या है, जो एम होता है दोस्तों, एम क्या होता है, जैसे हम दर्पण की बात करते हैं तो इसमें देखिए माइनस वी अपॉन यू होता है। अब देखिए दोनों के दोनों क्या है, मान ली इसकी वी अपॉन यू यानी एच एच ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए दोनों सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों के दोनों ये कट जाएंगे मात्रक, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, डायोप्टर यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है ना, लेंस से उसको डायोप्टर नापते हैं। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है बल का मात्रक। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों,
1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, यानी कि 10 की पावर 5 डाइन 1 न्यूटन बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, आवर्धन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक 4 सेंटीमीटर ऊंची सुई को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, किसकी बात हो रही है, अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सुई के प्रतिबिंब, किसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, H1 कितना दे रखा है, बड़ी स्क्रीन में आपको बता देता हूँ। H1 यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, हाइट दे रखी है यहाँ पे, कितनी हाइट दे रखी है यहाँ पे, H1 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। F कितना दे रखा है, -30, क्योंकि अवतल लेंस की बात हो रही है, ठीक है। U कितना दे रखा है, -45 सेंटीमीटर। H2 हमें दोस्तों इसमें क्या है, निकालना है, ठीक है। हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, ये क्या है दोस्तों, लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो दोस्तों इसके बाद देखिए थोड़ा और आगे, इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इससे क्या निकल जाएगा, v की वैल्यू निकल जाएगी, v की वैल्यू -18 इसमें निकल जाएगी, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें इसमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई के लिए हमें आवर्धन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होती है, m बराबर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि v/u, ये दोनों क्या होती है, वैल्यू बराबर होती है। तो ये हो जाएगा 18/45 और हाइट ऑफ इमेज अपॉन 4, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, तो कितना निकल जाएगा, 18 चौको 72, 72/45 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल से फॉर्मूले लगाने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.6, यानी कि ये सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली ए और 5 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली बी को समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में रखे जाने पर इन कुंडलियों में प्रेरित धारा निकालनी, हमने इसमें प्रेरित धारा, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जो प्रेरित धारा होती है आई बराबर क्या होती है, EMF/R होता है, ठीक है। तो पहली कुंडली में अलग प्रेरित धारा की प्रतिरोध अलग है, दूसरी में अलग हो गई, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 देखिए दोस्तों, I1 क्या हो जाएगा, EMF/15 और I2 क्या हो जाएगा दोस्तों, EMF/5 हो जाएगा। इनका रेशियो निकालेंगे दोस्तों, इनका जो जब आप रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, I1/I2 का जब आप रेशियो निकालेंगे, ये आ जाएगा कितना, 1:3 आ जाएगा, यानी कि I1 की वैल्यू 1 है, I2 की वैल्यू 3 है, यानी कि जब क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनशील होता है तो इनका क्या होती है, जो प्रेरित धारा होती है क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, ठीक है। I1 की वैल्यू दूसरी है, I2 की वैल्यू दूसरी है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्य तो होते हैं, जो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन, यानी कि जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो संतृप्त जो ये क्या होता है, जो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम स्थिर होते हैं, ये दोस्तों एकदम गलत है। ये क्या होते हैं, मतलब असंतृप्त यौगिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ज्यादा स्थिर होते हैं, ठीक है। संतृप्त क्या होते हैं, मतलब संतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त से ज्यादा स्थिर होते हैं। आकर्षण, ये तो बिल्कुल गलत है, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, ऑप्शन थर्ड दोस्तों इसका क्या राइट आंसर है। जो संतृप्त यौगिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। मैं आपको इनका फॉर्मूला भी, सिंपल फॉर्मूला भी बता देता हूँ, आगे अगले क्वेश्चन में आपको इसका सारा फॉर्मूला बता देंगे। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को, इसकी बात हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट, इसके जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाए जाने पर क्या मिलता है। इसको देखिए यहाँ पे रिएक्शन देखिए, इसकी बात हो रही है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3 की बात हो रही है, ठीक है। AgNO3 की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaCl से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, AgCl बनेगा, क्या बनेगा, AgCl बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। जो AgCl होता है, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि तल में बैठ जाता है, ये किस कलर में होता है, व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो इसमें क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा सफेद अवक्षेप के साथ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 है, इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण यानी कि कौन के मिरर की बात हो रही है, 21 सेंटीमीटर सामने रखा गया 21 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7, पीछे वाली जितनी वस्तु सब प्लस में आती है। अब यहाँ तक तो ये एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे यदि कोई वस्तु
यदि कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है, पहले कितने में थी 21 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ले जाता है, उस कंडीशन में प्रतिबिंब किस कंडीशन कितनी दूरी में बनेगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर में हमें निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में, इसमें हम क्या करेंगे, यू की वैल्यू निकाल, यू कितना है -21, वी कितना है दोस्तों 7 है, क्योंकि पीछे बना है प्रतिबिंब। यहाँ पे दर्पण फॉर्मूला लगा 1/f बराबर 1/u, ठीक है, 1/v u प्लस 1/v, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा क्या, f की वैल्यू, यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, f 1/f की वैल्यू निकल जाएगी 2/21 निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है कि जो वस्तु है उसको खिसका के आगे कर दिया गया, इतना मतलब 14 सेंटीमीटर आगे कर दिया है। इसमें हमने v निकालना कि जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, डायरेक्ट लगेगा, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा, दर्पण सूत्र ही लगेगा। मैं आपको डायरेक्ट लगा देता हूँ, 2/21 बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आप 2/21 प्लस 1/14 है, सॉरी 14 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, v की वैल्यू आ जाएगी +6 में, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा +6, ठीक है, +6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। निम्न में से कौन सा एल्कीन एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन देखिए दोस्तों, एक होता है एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन। एल्कीन का क्या होगा, CnH2n, एल्कीन हो जाएगा। और एल्काइन का क्या होता है, ये होता है एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका इसका और भी दोस्तों नाम होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो एल्कीन होता है दोस्तों, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ना, जो एल्कीन होते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, उनका कुछ अलग नाम भी होता है। जैसे एल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन को पैराफिन बोलते हैं, ठीक है। जो एल्कीन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं ओलिफिन बोलते हैं, ओलिफिन बोलते हैं, ठीक है, इनको ओलिफिन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। तो कौन सा यौगिक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन बता देता हूँ, इसकी रिएक्शन क्या है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसी को चूना बोलते हैं, और पानी यानी कि वाटर बनेगा। ये जो रिएक्शन होती है ना, इसको, ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्योंकि दोस्तों जो क्या होता है, जो CO2 होता है ना, किस प्रकृति का होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बन चूना पत्थर भी एक सॉल्ट टाइप का ही होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, एकदम राइट आंसर है। इस कारक या कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां। बिल्कुल दोस्तों, साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि जो तत्व है, जो हम धरती पर जो एग्जिस्ट है, इनकी कौन कौन सी विधियां हो सकती है, इनको हम किस किस विधियों से बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, तत्वों के विभिन्न स्रोत, यानी कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो ये तत्व, जो एलिमेंट्स है, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकते हैं, इनके स्रोत क्या है, यानी सोर्स क्या है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तत्वों के विभिन्न गुण, यानी कि जो वैज्ञानिक थे ये भी जानना चाहते थे कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। इस आधार पर ही क्या किया गया दोस्तों, तत्वों को एक सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया गया, सेटअप किया गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन दोस्तों क्या है, राइट है। तो इसका ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किसने दी थी दोस्तों, मोजले ने दी थी। किसने दी थी, हेनरी मोजले द्वारा दी गई थी, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, जो ग्रुप है, इसमें कितने 18 ग्रुप है। जो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये क्या है, ग्रुप है, ठीक है। इनको हम हिंदी में समूह बोलते हैं। और जो ये सीधी लाइन है, इस टाइप से, इनकी संख्या कितनी है, 7 है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया, 3 प्रतिरोध दिए गए, R1 R2 और R3 दिए गए, ठीक है। ये किसके बीच ग्राफ है, करंट और वोल्टेज के बीच क्या ये ग्राफ बनाया गया है। तो हमें इन तीनों प्रतिरोध, जो ये 3 प्रतिरोध दिए गए दोस्तों, इनके बीच एक रिलेशन बताना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। जो स्लोप होता है दोस्तों, वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, प्रतिरोध के, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो लाइन है, इसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, R3 का प्रतिरोध सबसे R3 का जो स्लोप है सबसे ज्यादा है,
इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। और जो R2 है दोस्तों, इसका जो स्लोप है क्या है, सबसे कम है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और R1 का जो प्रतिरोध हो जाएगा R3 और R2 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि R1 का जो प्रतिरोध R3 से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा और R2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड का जो राइट आंसर ऑप्शन 4 है, ठीक है। सेकंड का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 है। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जो R1 है इसका जो प्रतिरोध है वो R2 से ज्यादा है, ठीक है, और R2 से ज्यादा है, और R3 का क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो पाइसीकरण क्या होता है, बॉडी में जो पाइसीकरण होता है उसका मतलब है कि वसा को, जो हमारी बॉडी में जो वसा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना, तोड़ देना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पाइसीकरण होता है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, पित्त रस के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, पित्त रस। और पित्त रस कहाँ से निकलता है दोस्तों, यकृत से पित्त रस का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे, जैसे टाइलिन है, टाइलिन कहाँ से निकल, लार से, यानी जो लार होती है वहां से टाइलिन निकलता है। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। और जो बाइल होता है, जो पित्त होता है, पित्त रस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, ठीक है। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रीज से निकलता है, ठीक है। और इस टाइप से आप एमाइलेज भी देख सकते हैं, पैनक्रीज से निकलता है। आपको ध्यान होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोलीय दर्पण को फोकस और वक्र, एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में, यानी कि इनके बीच हमें संबंध बताना है, इसके बीच में f और r के बीच में हमें संबंध बताना है। f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है r/2 होता है, ठीक है, f बराबर r/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, लेंस की जो क्षमता होती है p बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता p बराबर 1/f। यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको लेंस की क्षमता का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण किया जाता है तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनता है इसमें। यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, जब इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया जाता है क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वाटर बनता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा दोस्तों इसमें, इसमें बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसे हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट का, ठीक है, सीधा क्वेश्चन ही लिया गया है। इसमें देखिए तो कच्चा आलू है दोस्तों, ठीक है, कच्चा आलू, यानी कि जो स्टार्च का अगर हमें पता करना है कि खाने में स्टार्च है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन की बूंदे डालेंगे। जैसे मान लीजिए आलू है, आलू पे अगर आप आयोडीन की बूंदे डालेंगे, आलू का जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो कलर हो जाएगा ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, यानी कि नीला, नीला और काला इसका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, नीला और काला कलर हो जाएगा। कौन सा क्या यूज करना, हमने आयोडीन सॉल्यूशन हमें इसमें क्या करना होता है दोस्तों, यूज करना होता है, ठीक है। तो जब नीला और काला हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, स्टार्च अवेलेबल है, ठीक है, स्टार्च अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डायग्राम से रिलेटेड है दोस्तों। जितने भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन है सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई भी अपनी ओर से नहीं डाला गया है। और मैं ये मतलब एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए साइंस के। तो ये डायग्राम दिया गया है दोस्तों, ये किसका है, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उसका डायग्राम दिया गया है, ठीक है, अंदरूनी भाग का डायग्राम दिया गया है। इसमें बताना है कि जो ए भाग क्या है, बी भाग क्या है, इसका जो सी है ये कौन सा भाग है इसका, तो इसका नाम बताना है। मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ बड़े उसमें। तो ये है सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो ए भाग है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ए भाग है इसका, ये वाला भाग की बात, अगर हम इस वाले भाग की बात करें तो ये वाला जो भाग है दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए वाला जो भाग है ये क्या है, ऊपरी बाह्य त्वचा है, ठीक है, ए वाला भाग ऊपरी बाह्य त्वचा है, और बी वाला भाग क्या है, निचली बाह्य त्वचा, ठीक है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बी वाला भाग है ये क्या है, निचली बाह्य त्वचा है, ठीक है। एक हो गया ऊपरी बाह्य त्वचा, एक होगा निचली बाह्य त्वचा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सी वाला, इस सी वाले भाग का क्या नाम है, आप देख सकते हैं, सी वाला जो भाग है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल भी बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तीसरा में क्या है, रक्षक कोशिकाएं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों डी वाला जो भाग है इसको भी देख ही लीजिए, जो डी वाला भाग होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये डी वाला भाग, इसे हम हरित लवक
बोलते हैं, ठीक है। हरित लवक हम इसे बोलेंगे। और इसके बाद कौन सा बचा, ई वाला भाग बचा है दोस्तों। ई वाला भाग यहाँ पे देख सकते हैं, ई वाला भाग इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। गैसों के विनिमय के लिए कौन सा भाग सहायक होता है दोस्तों, तो रंध्र, जो स्टोमेटा होते हैं, गैसों का विनिमय इनके द्वारा ही होता है, ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो ये रक्षक कोशिकाएं होती है, किसमें होती है, रक्षक कोशिकाएं क्या करती है, जो रंध्र होते हैं ना, जो स्टोमेटा होता है उन वो कितना ओपन होगा, इनको इनको कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, इनका कंट्रोल कौन करती है, जो गार्ड सेल होती है, ठीक है, ये गार्ड रक्षक कोशिका इनके द्वारा, ठीक है। और जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, सेलुलोज से बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, किससे बनी होती है, कोशिका कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसमें देखिए दोस्तों, जो सल्फर होता है इसको हम S8 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो फास्फोरस होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, P4 से। हम फास्फोरस को हम किसे लिखते हैं, P4 से लिखते हैं। ऑर्गन को हम 1 से लिखेंगे, आर्गन आर्गन जो गैस है 1 से लिखेंगे। और जो नियॉन होता है इसका भी 1 ही होता है। तो इसका राइट आंसर सबसे अधिकतम पूछा तो सल्फर में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 होता है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि कार्बन कार्बन के कितने बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, और टोटल इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायग्राम, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, C6H6 है। तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन के बीच 6 बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना है, 12 है। और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 18, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है दोस्तों, इसमें कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने, 12 है। और टोटल कितने हो जाएंगे, सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच कितना था यहाँ पे, 6 है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच कितना है यहाँ पे, 6 है दोस्तों, ठीक है, क्या है, 6 है। और कार्बन हाइड्रोजन भी 12 और टोटल 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है। पहले आप विद्युत मोटर का डायग्राम देखिए, ये आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ब्रश है, ये चुंबक है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, चुंबक। आर्मेचर क्या होता है, चुंबक के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो आर्मेचर के भाग कौन कौन से दोस्तों, विद्युत मोटर में जो आर्मेचर है इसके भाग कौन कौन से, एक तो मृद लोहा है, ठीक है। इनमें जो जो सॉफ्ट जो सॉफ्ट लोहे का जो कोर है, एक तो ये इसका भाग है, और दूसरा क्या है, कुंडली है। यानी कि ऑप्शन एक और दो, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना कौन से भाग होते हैं, जो आर्मेचर होता है इसके भाग होता है, एक तो कौन सा होता है, एक कौन सा भाग होता है दोस्तों, एक होता है इसका, एक होता है मृदु लोह कोर, दूसरा होता है कुंडली। चुंबक इसका भाग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। इसके विपरीत रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन जो ये वाली जो अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका, जो ये चौथी रिएक्शन है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एड्स का पूरा नाम बताना है। तो एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है। एड्स के लिए एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट इसका यूज किया जाता है एड्स की चेकअप के लिए, ठीक है। एड्स में एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश को निरूपित करती है। अभी आप देखिए फ्लेमिंग के नियम देखिए, दोनों नियम, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है बाएं हाथ, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला पूछा है ना। तो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम तीनों अपने अंगूठे की, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, ठीक है, और मध्यमा, इनको हम इस टाइप से रखें कि तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जो अंगूठा होता है वो बल को दिखाता दर्शाता है, तर्जनी क्षेत्रों को यानी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, और जो ये जो बीच वाली अंगुली होती है, क्या अंगुली होती है, क्या धारा को दिखाती है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल नियम है वो क्या कहता है, सेम इसी प्रकार से 90 डिग्री में तीनों को यानी कि लंबवत में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए,
ये जो अंगूठा है वो तो सेम यही डायरेक्शन दिखाता है कंडक्टर की, तर्जनी क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, और जो मध्यमा होती है वो क्या दिखाती है, प्रेरित धारा को दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के बारे में पूछा है, तो अंगूठा क्या दिखाएगा दोस्तों, अंगूठा बल दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा। ठीक है, और जो तर्जनी होती है वो क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये इसमें प्रिज्म दे रखा है, इसमें हमें निकालना है, क्या पता करना है कि आपतित किरण और निर्गत, आपतित मतलब ए बी, आपतित है, निर्गत मतलब जो बाहर आ रही है। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, ए बी क्या है, आपतित किरण है, और जो सी डी है वो क्या है, निर्गत किरण है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कौन क्या होता है दोस्तों, जो उत्तल लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसे हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, रखा है मतलब एक वस्तु को अभिसारी लेंस से के सामने रखा है 25 लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो उत्तल लेंस होते हैं उनका जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन इसमें हमें निकालना है दोस्तों। तो लेंस का जो आवर्धन क्या होता है, एम बराबर वी अपॉन यू होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बड़े पेज में दिखा देता हूँ, ये लेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, आवर्धन क्या होता है, एम बराबर वी अपॉन यू होता है। ठीक है, अब एम बराबर वी की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, यहाँ पे वी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है ना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वी की वैल्यू 30, वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू 30 अपॉन 25। ठीक है, माइनस के साथ, तो दोस्तों इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, 5 से घटेगा, 5 छः 30, 5 पंजे 25, यानी कि -6/5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -6/5, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है एक ही शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, जो प्रतिबिंब, जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है ना, वो कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होते। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए, छोटे बड़े से कोई उसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तविक होना चाहिए। ए और बी इसका दोनों क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। मुकुलन भी अलैंगिक है, विखंडन भी अलैंगिक है, द्विविभाजन भी अलैंगिक है। जो ग्राफ्टिंग है ये अलैंगिक प्रजनन नहीं है। ग्राफ्टिंग किसके, ग्राफ्टिंग प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, अंगूर को उगाते हैं। ठीक है, अंगूर की खेती ग्राफ्टिंग प्रोसेस से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। अब देखिए कार्बन का जो परमाणु संख्या है कितनी है दोस्तों, परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का, 6, तो 2 और 4। ठीक है, इसमें कितने कोष हो गए, 2 कोष हो गए। ठीक है, एक के कोष होगा, एक एल कोष है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों किसी भी कोष में, तो क्या होता है, 2n का स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है या प्रेसिपिटेट बनाती है उसे कहा जाता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, जब R है इसको 2 भागों में काटेंगे तो क्या होगा, R/2, R/2। ओके, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ देख सकते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं इनको हम 2 टाइप से सेटअप करते हैं, इनका संयोजन करते हैं। ये कौन सा, ये श्रेणी क्रम में या दोस्तों ये पार्श्व क्रम में। ठीक है, आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से सेटअप किया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का वैल्यू जो करंट होता है सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। यहाँ पे क्या होता है, करंट देखिए यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि करंट यहाँ पे डिफरेंट रहता है, वोल्टेज यहाँ पे सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, क्या बोला गया कि दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव निकालना है। तो इसमें देखिए जो 4 ओम है ना, इसके बीच में कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज यहाँ से जा रहा है उसको निकालना है। सबसे पहले हम इन दोनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकाले, कितने, दोनों के दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R1 + R2 यानी कि 10 ओम आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो V बराबर दोस्तों क्या होता है, IR होता है। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, 5/10 यानी कि 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 एम्पियर। उसके बाद हमें निकालना है 4 ओम है जो, इससे जो प्रतिरोध है इससे कितना वोल्टेज जा रहा है, V बराबर IR। ठीक है,
तो V बराबर आई आर, आई की वैल्यू 0.5 और आर की वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो इसको निकाले कितना है 5 चौको 20 1, यानी कि कितना निकलेगा 2 वोल्टेज निकलेगा 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2 वोल्ट मीटर। ठीक है, 2V इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में, यानी कि इनके बीच रिलेशन निकालना है। डायरेक्ट सा देखिए जो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों r/2 होता है, एफ बराबर r/2 होता है, लेकिन यहाँ पे कोई सा नहीं है तो हम क्या करेंगे इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा r बराबर क्या होता है 2f होता है। ठीक है, तो r बराबर 2f, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर है स्तन ग्रंथि है। जो स्तन ग्रंथियों में जो वृद्धि होती है किसमें होती है ओनली फीमेल में होती है। ठीक है, किसमें होती है ओनली फीमेल में देखने को मिलती है। बाकी ये तीन ऑप्शन कॉमन हो सकते हैं लेकिन ये सिर्फ वुमेन में नहीं फीमेल में होता है। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कितनी मात्रा दे रखी है हीलियम की 60 ग्राम दे रही है, इसको हम एम से लिखेंगे। एम की वैल्यू कितनी है 60 ग्राम है। ठीक है, और हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, मोलों की संख्या हो जाएगी हीलियम की कितनी मात्रा दे रखी है 60 और मोलर द्रव्यमान 4 यानी कि 15। तो मोल कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसमें 15 मोल हो जाएंगे। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है धातुओं को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो सक्रियता श्रेणी है सबसे पहले नंबर में पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, सबसे लास्ट में क्या आता है गोल्ड आता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर में क्या आएगा पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी और उसके बाद क्या आ जाएगा Ag यानी कि चांदी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों जो पोटेशियम होता है सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में पहले नंबर में यही रहता है। ठीक है, और जो जिंक होता है दोस्तों ये भी क्या होता है कॉपर से क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है जिंक कॉपर को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव वृक्क में वृक्काणु जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब क्या होता है फिल्ट्रेशन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण किया जाता है? तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि जो ये किडनी होती है ना उसमें क्या होता है किडनी के द्वारा क्या होता है फिल्ट्रेशन, जो भी मतलब ब्लड वगैरह होता है उसको मतलब फिल्टर किया जाता है। उसके बाद जो फिल्ट्रेशन होता है जो फिल्टर वाला भाग होता है कहाँ पे आ जाता है वोमन संपुट के द्वारा, इन कोशिका गुच्छा के द्वारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ के आने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ के आने के बाद जो ये इसमें कौन-कौन से जो पदार्थ हो जो ग्लूकोज होता है, जल जल होता है और अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, इनको क्या होता है दोस्तों पुनः वापस क्या होता है दोस्तों भेज दिया जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है, जल अणु होते हैं, जल लवण होता है और अमीनो अम्ल होता है, इनको क्या होता है दोस्तों पुनः अवशोषण किया जाता है क्योंकि बॉडी के लिए क्या होते हैं काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का प्रयोग किया जाता है? प्रेरित धारा की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, धारा की बात नहीं प्रेरित धारा की यहाँ पे बात हो रही है। बहुत ही कई बार कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए फ्लेमिंग के जो दो नियम है देखिए दोस्तों, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे देखिए जो दाएं हाथ का जो नियम सॉरी जो बाएं हाथ का जो नियम है वो क्या कहता है, यदि हम अंगूठा अपनी जो तर्जनी और मध्यमा इनको हम एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो अंगूठा क्या बताएगा बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, तर्जनी क्या बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो मध्यमा वो धारा बताएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम वो क्या कहता है, सेम इसी प्रकार से इनको तीनों को 90 डिग्री में रखने पर क्या होता है, जो अंगूठा होगा वो तो क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी तर्जनी, और जो बीच वाली उंगली है वो क्या बताएंगी ईएम यानी कि धारा बताएगी। यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, यानी जो राइट हैंड नियम है वो क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताती है। प्रेरित धारा कौन सी, जो मिडिल वाली जो हमारी फिंगर होती है ना वही बताती है, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, कौन सी मानव कोशिका आकार बदलने की क्षमता रखती है, इसका राइट आंसर है दोस्तों WBC। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, क्या होती है दोस्तों, ये अपना आकार बदलने की क्षमताएं रखती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है, यानी कि रियर व्यू के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है, दर्पण सूत्र ही लगाना है। आपको पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों फोकस कितनी दे रही, एफ की वैल्यू दे रखी है 2, जो उत्तल दर्पण है तो फोकस इसकी प्लस में रहेगी, और यू की वैल्यू क्या दे रखी है, -3 है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, v की वैल्यू आ जाएगी 6/5, ठीक है। इसको आप जब डायरेक्ट इसमें सिंपल सी वैल्यू पुट करनी थी, तो v की वैल्यू 6/5 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर प्लस में, यानी कि जो प्रतिबिंब है दोस्तों कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, 1.2 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनता है, यानी पीपीटी बनती है। इसमें इसमें देखिए दोस्तों एक रिएक्शन है दोस्तों, इसमें कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, डायरेक्ट रिएक्शन है कि AlCl3, ठीक है, पानी की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, अमोनिया, इसके साथ इसकी रिएक्शन की जा जाती है तो क्या बनता है, AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl, ठीक है। तो जो ये AlOH का होल थ्राइस है, इसको ये पीपीटी एक व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सी पीपीटी बन जाएगी दोस्तों, किसकी उपस्थिति में बनती है, AlCl3 विलयन की उपस्थिति में ये पीपीटी बनती है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों इसमें वाटर भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला, पानी का रंग किसके कारण नीला होता है, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही पानी का रंग नीला होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है, कम होता है। जैसे रेड है, रेड जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसी प्रकार यदि हम बैंगनी कलर की बात करते हैं, बैंगनी कलर की जो वेवलेंथ है दोस्तों क्या है, बहुत कम है, इस बहुत कम है, ठीक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा होता है। नीला रंग भी, नीले रंग की वेवलेंथ भी बहुत कम है, जिससे इसका प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी और नीला, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। जो ये अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है। यहाँ पे ए और बी के बारे में बताइए कि ए और बी कौन सा, इसमें जो है कौन ए और बी क्या है इसमें, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इसके रिएक्शन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो ये रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है। ये द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों जो रिएक्शन है ये KBr, ठीक है, प्लस AgNO3, ठीक है। इसकी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा AgBr, बहुत ही सिंपल है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, और KNO3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो ये Br था ये किसके साथ, इसको ये विस्थापित हो गया किसके साथ, NO3 के साथ। जो ये K है ये किसके साथ, सॉरी, जो KBr है, K है दोस्तों, ये NO3 के साथ हो गया, और Ag है वो Br के साथ हो गया, यानी कि दोनों के द्विविस्थापन अभिक्रिया की यही खासियत होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। Ag है, B HNO3 है, क्या दोस्तों, B HNO3 है, सॉरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थापन क्रमशः क्या आएगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे इसमें बताना है कि ए क्या है और बी क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, AgBr और KNO3 बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों
Ag और Br, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए रिएक्शन, देखिए इसकी क्या हो जाएगी। इसकी रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों इस प्रकार से, AgNO3 प्लस KBr, ठीक है। इसकी ये AgNO3 और KBr, इसकी रिएक्शन कराएंगे, जब इसके आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, KNO3, ठीक है, प्लस AgBr हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड दोस्तों इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस जीव में लिंग निर्धारण या लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो किसका जो लिंग निर्धारण है जेनेटिक रूप से नहीं होता है, आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो घोंगा होता है, जो ये स्नेल होता है दोस्तों, ये स्नेल, ये क्या है दोस्तों, ये स्नेल है, ठीक है। इसका जो लिंग निर्धारण होता है वो आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। इसका लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है, उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों इसका एक खासियत होता है, ये जो घोंगा है यदि किसी मादा के साथ चिपकेगा तो ये क्या बन जाएगा, नर बन जाता है। अदरवाइज अगर ये नहीं चिपकेगा किसी मादा के साथ तो ये क्या रहेगा, मादा ही बना रहेगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, प्रोपीन यौगिक की सजातीय श्रेणी समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा। प्रोपीन की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रोपीन यानी कि सेकंड, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एल्किन, एल्किन की बात है, CnH2n इनका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। तो प्रोपीन कौन से नंबर में आता है, मेथेन, प्रोपीन 4 नंबर में आता है। 5वें नंबर की बात हो रही है तो एन की जगह हम 5 रख देंगे, C5, ठीक है। प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य पूछा इसमें, मेथेनेथन प्रोपीन ब्यूटेन, मेथेनेथन प्रोपीन, सॉरी चौथा पूछा है ना, तो चौथा देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दोस्तों क्या पूछा है, प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य पूछा है। प्रोपीन देखिए क्या है दोस्तों, एल्कीन है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक है। अब एन चौथा पूछा है तो एन की जगह हम 4 रख देंगे तो C4H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए दोस्तों जो एल्केन होते हैं दोस्तों, एल्केन क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन होता है CnH2n, इनका सामान्य सूत्र होता है, इनमें डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन होता है ये होता है CnH2n-2, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कि दो तार है ए और बी, एक ही पदार्थ से बने हैं, यानी कि इनका घनत्व तो सेम रहेगा और उनकी लंबाइयां भी समान है, ठीक है। किंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी जो ए है ये क्या डिफरेंट है, ठीक है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना के बराबर है तो तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। हमें पता है दोस्तों कि जो आर बराबर क्या होता है, रॉ एल अपॉन ए है। ये जो वैल्यू है, रॉ की वैल्यू दोनों में सेम है क्योंकि एक ही पदार्थ से बना है, ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि पदार्थ बड़ा है छोटा है, अगर एक ही पदार्थ से तो घनत्व तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इसमें इसमें पूछा गया, इसमें बोला गया कि जो ए तार का जो प्रतिरोध है ना वो किसके, जो तार बी है ना उसके प्रतिरोध का 16 गुना है, ठीक है, ये पूछा है इसमें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आर बराबर, मैंने बताया आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये पहली तार के लिए रो तार एल की लंबाई, पहली तार की लंबाई और ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 16 इंटू रो बी एल बी अपॉन, ये दूसरी तार की बात है इसलिए हम दूसरी तार के लिए डिनोट करें ना, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है, इसमें सेम है, लंबाई भी सेम है, घनत्व भी सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तार ए की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तार बी है जो उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/16, यानी कि इनका रेशियो हो जाएगा 1:16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है। दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, लेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो देखिए दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक है,
अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी अभिसारी दर्पण, लेंस में अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, इनका दोनों का नाम सेम है, ठीक है, एक ही नाम है। अवतल दर्पण होता है जो क्या करता है, सूरज सूर्य की जो किरणें होती है ना उनको क्या करता है, एक जगह क्या करता है, फोकस करता है, जितनी भी किरणें आ रही है, सन रे जितनी भी आ रही है, उनको क्या करेगा, एक ही जगह इकट्ठी करेगा, ठीक है। तो इसलिए एक जगह इकट्ठी करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आग लग जाएंगे उस कागज में, ठीक है। तो ये जो गोलीय दर्पण है, एक तो ये अवतल दर्पण है, सॉरी गोलीय जो दर्पण है क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये क्या है, अभिसारी दर्पण भी, यानी कि इसका जो नाम है अभिसारी भी, इसका एक अदर नाम भी है, इसको अभिसारी क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन इनकी जो जो अवतल जो दर्पण, इसकी फोकस दूरी धनात्मक नहीं होती दोस्तों, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये उत्तल ये उत्तल लेंस है, ठीक है, इससे ये क्या करता है, 6 प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपको इन सभी प्रतिबिंबों को शॉर्ट ट्रिक में चाहिए तो वीडियो देख लेना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब है वो कहाँ कहाँ बनते हैं। आइए दोस्तों आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई दोस्तों कौन सी है, किलोवाट घंटा, ठीक है, विद्युत, इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थितियां संभव है, कौन सी स्थितियां दोस्तों संभव है, चुंबक के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, जितने भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही आए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना एनसीईआरटी की किताबों को ही पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, थोड़ा नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ अच्छा आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 10th क्लास से पूछा गया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है क्या हो सकती है, एक दूसरे के समांतर हो सकती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, ये भी ऑप्शन सही है, संकेंद्रित वृत्त भी हो सकती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल, तो ये क्या करेगी, इधर से जाएगी इधर से जाएगी, एक प्रकार का गोला, मतलब गोल एक संकेंद्रित वृत्त टाइप का बना रही है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन सी इसका गलत है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बहुत ही सिंपल है। तो ए और बी ऑप्शन है इसका क्या है, दोनों दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ पे नहीं होता है, पेयजल को कीटाणु मुक्त, जल को शुद्धिकरण में तो होता है, बिल्कुल होता है। सोडा एसिड अग्निशमकों में इसका यूज होता है, बिल्कुल होता है। कई रासायनिक उद्योगों में भी इसका यूज होता है, ठीक है, जैसे आपका वस्त्र उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया। लेकिन दोस्तों जो केक बेकिंग होता है इसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो किसमें नहीं होता है, केक बेकिंग, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ये राइट गलत आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरसेप्ट पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, मान लीजिए कोई सरफेस है, प्रकाश की किरण है दोस्तों, क्या हो रही है, अभिलंब के अनुदिश आ रही है, ये अभिलंब होता है, ठीक है। अब इसी के अनुदिश प्रकाश की किरण भी आ रही है, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, कोण यहाँ पे 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कॉपर टी बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो कॉपर 2+ होता है ना, ये क्या करता है, जो शुक्राणु है ना उनकी गति को कम कर देता है, क्या करता है, शुक्राणु की गति को कम कर देता है, ठीक है। तो कॉपर टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में निम्न किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था दोस्तों, इसने बताया था कि मतलब इन्होंने संगीत के 7 सुर के आधार पर ही मतलब ये क्या दिया था, अपना एक नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि पहले और जो 8वां जो तत्व होगा ना, उनके गुणों में समानता पाई जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम ये था, जैसे 7 इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 इन्होंने तत्वों को मतलब एक प्रकार से सेटअप किया। तो पहले और 8वें का इसकी क्वालिटी सेम है, लिथियम सोडियम की सेम है, बेरियम मैग्नीशियम बेरियम और मैग्नीशियम की सेम है, बोरॉन एल्यूमिनियम की सेम है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम और सोडियम,
ठीक है, इसमें समानताएं पाई जाती है न्यूलैंड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों? क्यों पड़ती है दोस्तों? क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था। उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इनको संतुलित नहीं करेंगे समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों, तो ये रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है, अमान्य रूल हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमों को संतुष्ट करने के लिए। ओके, यानी जो द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह 16 के निम्न में से किस तत्वों में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? समूह 16 में देखिए क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सेलेनियम, ठीक है, सल्फर, और कौन सा होता है दोस्तों, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये इसमें तत्व होते हैं। जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों अधातु होता है, ठीक है, और सेलेनियम और जो टेलुरियम है ये क्या होते हैं दोस्तों, उपधातु होते हैं, ठीक है, और जो पोलोनियम होता है ये धातु होता है। ऑक्सीजन और सल्फर अधातु होते हैं। तो सर्वाधिक अधात्विक गुण इनमें से किसका है? सर्वाधिक अधात्विक गुण इनमें जो समूह 16 होते हैं इनमें ऑक्सीजन का सर्वाधिक अधात्विक गुण होता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया, संतुलित यानी कि आपको ये रिएक्शन इसको संतुलित करनी है। कैसे आप इसको दोस्तों संतुलित करेंगे? देखिए रिएक्शन सेम है, हमें क्या करना दोस्तों, जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं ना उनको मतलब बैलेंस करना होता है। देखिए यहाँ पे देखिए बेरियम है, बेरियम यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन का यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, सल्फर का देखिए यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन थर्ड में देखिए, ऑप्शन थर्ड इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, बड़े इस पेज में लिख के देता हूँ। जो रिएक्शन है दोस्तों ये हो जाएगी बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का होल थ्राइस, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के परमाणु सेम करने पड़ेंगे। तो आप परमाणु काउंट करके क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। दोनों सब जगह सेम होने, दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस अभिक्रिया को संतुलित मानते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बन C4 प्लस आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखिए दोस्तों जो कार्बन होता है इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, इसकी जो संयुक्ता 4 होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सोचता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरणों के लिए विचलन कोण डैश के बीच बनता है। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कहाँ पे बनता है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये प्रिज्म है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ से क्या जा रही है, आपतित किरण जा रही है। ये क्या है दोस्तों, एक विरल माध्यम है, ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जब प्रकाश विरल से सघन की ओर जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी कि ये प्रकाश क्या होता है दोस्तों, ये प्रकाश, इस प्रकाश को इधर जाना था, ठीक है, इस साइड जाना था, लेकिन सघन में जा रहा तो क्या ये अभिलंब है, क्या हो गया, इस साइड झुक गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है। तो ये आपतित किरण है, ये जो बाहर निकल रही किरण ये निर्गत किरण है। जो एंगल ऑफ डेविएशन बनता है वो यहाँ पे बनता है, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में ही क्या बनता है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण बनता है। कहाँ बनेगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की कमी, डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जल हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर जल है।
और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आज का होमवर्क है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।